नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लहर में। बच्चों, जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने हिंदी व्याकरण के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग आदि सभी के बारे में जानकारी ली और हम आगे भी इसी प्रकार से और भी पढ़ाई करते रहेंगे। बट आज मैंने जो स्टार्ट किया हुआ है वो मैंने एनसीईआरटी का टॉपिक उठाया हुआ है। मैं 6th, 7th, 8th तक की सारी एनसीईआरटी कवर करवाने वाली हूँ हिंदी में, ठीक है। जो कि सीटेट, यूपीटेट, किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए किसी भी स्टेट में आप जैसे फॉर्म फिल करते हो, फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी फिल करते हो, तो ऑब्वियसली आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं हिंदी में फर्स्ट चैप्टर से सिविक्स में सारा कवर करवाने वाली हूँ पूरी डिटेल के साथ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जिस तरीके से आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी पॉइंट यहाँ पर मिस किया है। आप लोग बस ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा ना, जहाँ पर आपको लगे कि कुछ आपको पूछना है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो आइए बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का, विविधता की समझ। विविधता को कैसे समझें? करीब 200-225 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़ आदि नहीं थे, तब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे। लेकिन कैसे करते थे? या तो पानी के जहाज़ के माध्यम से, घोड़े, ऊँट या फिर पैदल चलकर, ठीक है। अक्सर जो ये यात्राएं होती थी ये बसने की तलाश में होती थी, क्योंकि व्यापार के लिए भी होती थी। जब लोग नई जगह में रुकते थे तो उन्हें रहन सहन में उनके बदलाव आ जाता था। इस तरह से उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में सब नया पुराना मिश्रित हो जाता था। जैसे क्योंकि वो जाते रहते थे, चलते रहते थे, जहाँ पर उन्हें लगा वो रुक गए, थोड़े दिन वहाँ रुके, वहाँ की जलवायु ठीक लगी, वहाँ पर उनको सूट किया। वहाँ पर अगर पेड़ पौधे या पानी की व्यवस्था फिर नहीं मिली तो वो फिर चल पड़ते थे। और इस आदान प्रदान से मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति उभरी, ठीक है। भारत के 2 भाग, लद्दाख और केरल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, भारत के 2 भाग, लद्दाख और केरल। तो पहले हम लद्दाख के बारे में जानते हैं। लद्दाख, जो कि जिसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के पूर्व की पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान है, ठीक है। यह जो है लद्दाख है, जम्मू और कश्मीर के पूर्व की पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान है। यहाँ खेती कम संभव है, ठीक है। यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होती, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ बारिश होती है परंतु यहाँ पर बारिश कम होती है। जैसे कि आप मान लो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स मैं अलग से बता देती हूँ, आपको हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए बच्चों कि पहली बात तो लद्दाख एक राज्य नहीं है, बल्कि क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। और दूसरा, ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना? ये बना अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर से अलग होकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना था, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा, जैसा कि हम लद्दाख के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। अगर पूछ लेता है लद्दाख में कितने ज़िले हैं, तो लद्दाख में कुल 7 ज़िले हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? जैसा कि मेन तो 2 तो सभी लोग जानते हैं। पहला हो गया लेह, दूसरा कारगिल, तीसरा है जांस्कर, चौथा है द्रास, पांचवा है
नुब्रा, मैं थोड़ा स्पीड में लिख रही हूँ तो प्लीज़ आप हैंड राइटिंग को इग्नोर करिएगा। और छठा है हमारा शाम, और सातवां है चांग थांग। ठीक है, ज़िले कितने हैं? 7 ज़िले, लेह, कारगिल, जांस्कर, द्रास, नुब्रा, शाम और चांगथांग। और ये क्या है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 2019 में जम्मू और कश्मीर से अलग होकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना था। ठीक है, अब हम जैसा कि बात कर रहे थे, यहाँ पीछे अभी पढ़ रहे थे बारिश के बारे में कि यहाँ बारिश नहीं होती, वो बट ऐसा नहीं है, बारिश तो यहाँ होती है। लेकिन देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साल भर में औसतन, मतलब ऐसा इतना औसत निकाला गया है कि साल भर में औसतन 50 से 90 मिलीमीटर बारिश होती है। ठीक है, इतनी बारिश का ये औसत एक निकाला गया है कि ये 50 से 90 मिलीमीटर की बारिश होती है। और इसे यहाँ पर पीछे हमने पढ़ा था कि रेगिस्तान कहा जाता है, पर वो रेगिस्तान कौन सा रेगिस्तान? ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है इसे, ये ठंडा रेगिस्तान है। और इसका इम्पोर्टेंट लद्दाख के बारे में और कोई नई जानकारी देखिए, तो पहले तो हमने ये पढ़ लिया केंद्र शासित प्रदेश, और 2019 में ये बना जम्मू कश्मीर से अलग होकर, और इसमें 7 ज़िले हैं, लेह, कारगिल, जांस्कर, द्रास, नुब्रा, शाम, चांगथांग। यहाँ बारिश कितनी होती है? औसतन साल भर में 50 से 90 मिलीमीटर यहाँ बारिश होती है। और ये क्या है? यहाँ पर हिमालय की वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये हिमालय की वर्षा छाया क्षेत्र में, ठीक है, क्षेत्र में स्थित है। मैं बहुत ही स्पीड में लिखी हूँ दोस्तों, आप लोग प्लीज़ मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर करिएगा। बस आप लोग को समझाने के लिए ये मैंने थोड़ा लिख दिया है, क्योंकि ये मैंने पहले वाली नोटबुक में ऐड नहीं किया हुआ था। ठीक है, वो एनसीईआरटी में वही डिटेल थी, ये मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा डिटेल दी है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम पहले थे। तो लद्दाख के बारे में हम पढ़ रहे थे। हाँ, यहाँ खेती कम संभव है, यहाँ बारिश कम होती है, यहाँ बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब गर्मी होती है ना तो बर्फ़ पिघलती है, तो उसी पानी को वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं ताकि सर्दियों में उनको पानी पीने के लिए दिक्कत ना हो। और जो उनका पानी पीने के लिए भी है ना, तो वो जैसे रूम के अंदर रूम, और वहाँ पर अंदर एक गड्ढा सा बना के रखते हैं, वहाँ पर उसको स्टोर करते हैं, ऊपर कुछ अंगीठी सा लगा के रखते हैं। मतलब उनको चीज़ें बहुत, क्योंकि वहाँ पर तुरंत बर्फ़ जम जाती है, तो बहुत संभाल के करना पड़ता है। ठीक है, उनका जीवन यापन बेसिकली देखा जाए तो बहुत टफ होता है ये, मतलब लैंड एरियाज़ में, और जितना सामान्य रूप से और जितनी सुविधाएं हमको मिलती हैं, उतनी वहाँ पर उतने हाई एल्टीट्यूड में, उतनी ऊंचाई में वो सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती हैं। तो इस करके उनको अपने जीवन यापन के लिए, जैसे ये 3-4 महीने होते हैं, तो अभी वो क्या करते हैं, इन मंथ में सब्जियाँ उगाते हैं और उन्हीं को धूप में सुखा कर रख लेते हैं, तो फिर वो सर्दियों में उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। आपने सुना होगा पश्मीना शॉल, ये काफ़ी महंगी होती है। तो ये एक किस्म की बकरी होती है जो सिर्फ वहीं पर मिलती है, वहीं पाली जाती है। इसका जो फर होता है उससे ये पश्मीना ऊन बनती है। हर एक परिवार के पास गाय, बकरी और याक होते हैं, क्योंकि गाय, बकरी ये सब होते हैं तो उन्हें दूध और खाने पीने का उनका थोड़ा सिस्टम अपना बना होता है, ज़्यादा उन्हें भटकना नहीं पड़ता। लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता है। यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ जो होती हैं आदि लेकर चलते थे। ठीक है, लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा था। कौन से रास्ते से? लद्दाख के रास्ते से। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ कौन सा? केसर सागा। लद्दाख में
काफ़ी प्रचलित है। यह मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग गाते हैं और उस पर नाटक भी करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लद्दाख के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे केरल के बारे में। ठीक है, तो आइए। तो बच्चों, केरल के बारे में देखिए। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों पर कई प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। कौन से व्यापारी? अरबी और यहूदी। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो ईसा मसीह के धर्मदूत थे, संत थॉमस नाम था उनका, वो लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किनको? संत थॉमस को। ठीक है, अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्ने बतूता ने, जो करीब 700 वर्ष पहले यहाँ आए, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए कहा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। ठीक है, वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीना वाला कहते हैं। उन जालों को क्या कहते हैं जो चीनी से हूबहू मिलते हैं? उन्हें चीना वाला कहते हैं। ठीक है, तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है बच्चों, तो तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। केरल की जो ज़मीन है वो बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ पर चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त, और वहाँ के अधिकतर लोग जो हैं वो मछली, सब्जी, चावल खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इस फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी की एक लाइन दी हुई है, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। ये जो लाइन है यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के साथ देखेंगे कि 13 अप्रैल 1919 में लगभग 107 वर्ष पूर्व ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही लाइन में घुमा फिरा के किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर देता है और हम कई बारी फिर ध्यान नहीं दे पाते उस चीज़ को। तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, लगभग 107 वर्ष पूर्व। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। कई बार हम सिर्फ जनरल डायर भी बोल देते हैं। ठीक है, इनके नेतृत्व में हुआ था और ब्रिटिश सैनिकों ने ये किया था। ठीक है, किसने? ब्रिटिश सैनिकों ने। ये हालांकि ये बेसिक जानकारी है बट फिर भी मैंने सोचा आप लोगों को एक बार बता दूं। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसमें एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन था। कौन सी सभा? शांतिपूर्ण सभा, जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए थे उस सभा के लिए, और वहीं पर इन्होंने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी। इन्होंने, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने। ठीक है, हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा केरल के बारे में जान लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर केरल के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखिए बच्चों, केरल के बारे में सबसे पहले तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, आप लोग
प्लीज़ मेरी हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली मैं सोच रही थी आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल हो सके आपको मैं दे सकूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में लिख रही हूँ। आई होप आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है और जो यहाँ की प्रमुख भाषा है वो है मलयालम। ठीक है बच्चों, वो है मलयालम। और यहाँ पर कुल कितने ज़िले हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था लद्दाख में कितने थे, 7। तो यहाँ पर जो कुल ज़िले हैं वो हैं 14। ठीक है, और यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 3.3 करोड़। कितना, इसका एक औसत जैसे मान लो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से अधिक है। ठीक है, यहाँ की जो जनसंख्या है। और दूसरा इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कई तरह के मसाले पाए जाते हैं, चावल की खेती होती है, प्लस यहाँ पर एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर रबर की खेती भी होती है। ठीक है, रबर की खेती भी होती है। और यहाँ का जो साक्षरता दर है, वो है बच्चों 93.91% से भी लगभग अधिक है। ठीक है, यहाँ का साक्षरता दर, जिसमें कि इस साक्षरता दर में यहाँ पर जिसमें कि पूरे एशिया में जो महिला का साक्षरता दर है वो यहाँ पर सबसे उच्च स्तर पर है। कहाँ पर? केरल में। ठीक है, केरल में। तो देखिए, जैसा कि हमने केरल के बारे में काफ़ी सारी जानकारी देखी। जलवायु यहाँ की उष्णकटिबंधीय, भाषा यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो मलयालम है। वैसे तो यहाँ कन्नड़, तमिल बहुत सारी हैं, बट यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो मलयालम है। कुल जिले 14, जनसंख्या 3.3 करोड़ के लगभग, रबर की खेती भी आप ऐड कर लीजिएगा, और साक्षरता दर है 93.91% के लगभग। और यहाँ पर जो महिलाओं का साक्षरता दर है यहाँ पर सबसे अधिक है, उच्च स्तर पर है पूरे एशिया में। ये ध्यान देने वाली बात है आपको। और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जैसे अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पर शोध संस्थानों में केरल का जो है वन अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर जो शोध के लिए अनुसंधान है, यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान और जलवायु परिवर्तन अध्ययन संस्थान, ये दोनों मुख्य रूप से शामिल हैं। कौन कौन से आप लोग नोट कर लीजिए। केरल का वन अनुसंधान संस्थान, प्लस दूसरा है जलवायु परिवर्तन अध्ययन संस्थान। ठीक है बच्चों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए मेरे से। मैं आप लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो जाए वो दे सकूं। हर एक पॉइंट, हर एक लाइन मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जलियांवाला बाग के बारे में मैंने बताया, जनरल डायर के द्वारा हुआ था 1919 में, लगभग 107 वर्ष पूर्व। तो वहाँ पर ये जो दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, ये लाइन वहीं के लिए लिखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, कौन सी किताब है जवाहरलाल नेहरू की? भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ये जो अनेकता में एकता का नारा है, विचार है, ये कथन है, ये हमें किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये और भी थोड़ी सी जानकारी के साथ यहाँ पर, कि राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। इसमें ये अगर कई बार हमसे पूछ लेता है कि अनेकता में एकता का कोई उदाहरण बताओ, तो जो हमारा राष्ट्रगान है वो इसी उदाहरण में
आ सकता है। ठीक है। अब तिब्बत का राष्ट्रीय गीत हमने पीछे जैसा कि पढ़ा था, कौन सा है? केसर सागा। भारत की खोज बुक अनेकता में एकता बुक से लिया गया है। ठीक है। दिन खून के हमारे, यह किस संस्थान ने गाया था? तो इंडियन थिएटर पीपल एसोसिएशन ने गाया था। इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो ITPA। हाँ, तो बच्चों ये जो दिन खून के हमारे, ये लाइन हमने अभी यहाँ पर आपको बताई थी, तो यह किस संस्थान ने गाया था? तो ITPA शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म है इंडियन थिएटर पीपल एसोसिएशन ने गाया था। ये मैं बार बार आप लोगों को इसलिए रिपीट करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान रहे। ठीक है। NCERT कहता है कि गीत और चिन्ह भी अनेकता में एकता दिखाता है। कई ऐसे गीत होते हैं और चिन्ह होते हैं जो अनेकता में एकता के उदाहरण में शामिल हैं। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आज हमारा 6th क्लास की NCERT का फर्स्ट टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है मैंने, और एक्स्ट्रा जानकारी के साथ कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों के काम की होगी। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए मेरे चैनल को शेयर करके। और मैं आगे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसी प्रकार से देती रहूँगी। तो बने रहिए हिंदी लहर में। थैंक यू सो मच।